नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सैम्पल पेपर के ऊपर होगी। एक्चुअली CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है और इसका हम सॉल्यूशन एक एक पेपर का, जैसे अभी हम मैथ का सॉल्यूशन देने वाले हैं, क्लास 10th का मैथ, फिर हम क्लास 12th का मैथ का हम सॉल्यूशन देंगे सैम्पल पेपर का। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर आपने पढ़ा होगा और कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उसके भी क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे तो उसके सॉल्यूशन में जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ के उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ए की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू 3 पावर एक्स। बी की वैल्यू गिवन है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और सी की वैल्यू गिवन है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ये गिवन है। आपको जैसे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम को कंपेयर करोगे। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे गिवन है और यहाँ भी एलसीएम फाइंड आउट करोगे ए और ए बी सी का, उसको कंपेयर करोगे आपस में और एक्स की वैल्यू बताओगे। देखो इसमें एक आप कुछ कैलकुलेशन से बच सकते हो। क्या करके, आपको पता है कि यहाँ पे एक्स पावर एक्स किसका पावर है, 3 का पावर है, 3 का पावर है यहाँ पे पावर एक्स। तो जो भी यहाँ पे कंपेयर करके आएगा वो 3 के पावर से ही आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन में आपको बताया कि 378 और 0 भी है तो 378 इंटू 10 है। 10 में 2 और 5 आता है, 10 में 2 और 5 होता है। 378 का क्या कर दो आप, 378 जो है इसका फैक्टराइजेशन कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 8 189, फिर से 3 से 6 और 3, फिर से 3 से तो 21 3 7। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको पता है 7 आ जा रहा है तो 3 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 3 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। और 3 पावर x को अगर आप कंपेयर करोगे, 3 पावर x को कंपेयर करोगे 3 पावर 3 से, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। मतलब आपको ज़्यादा इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पावर x है वो 3 की पावर है। ठीक है, 3 की पावर है, तो इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन में, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आता है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन लोगे तो आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम एबीसी का क्या होता है, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 ही है, 3 की कोई पावर पता नहीं है, हाईएस्ट तो x मान लेते हैं, और 7 और 5 ये इन्वॉल्व है। और ये किसके बराबर होगा, एलसीएम के। एलसीएम में देखो 2 इंटू 5 में एक बार 2 आएगा, 2 स्क्वायर, 3 पावर 3, 5 इंटू 7, ये आएगा एलसीएम। अब आप कंपेयर करोगे कि 3 पावर x किसके बराबर है। देखो 2 पावर 2, 2 पावर 2 से कैंसिल, 5, 5 से कैंसिल 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना कैलकुलेशन किए बिना भी डायरेक्टली आप बता सकते हो आंसर क्या है, 3 है। बस आपको देखना है कि इस फैक्टराइजेशन में 3 7 8 इंटू 10, ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है बोर्ड पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। आपको पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आप ऐसे भी देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
और यहाँ पे कहीं पॉइंट है 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2, तो 2 3 पॉइंट यहाँ पे है 2 3 2, मान लो 2 3 पॉइंट यहाँ पे है 2 3। आपको पता है वाई एक्सिस से यह कितना दूर है, 2 डिस्टेंस पे, तो सीधा सीधा इसका आंसर 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ द लाइन गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, दो लाइन है और दोनों पैरेलल नहीं है, तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे k के लिए सही होगा, इसको हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है ये भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो क्या यहाँ पे आपको देखना है कि पैरेलल नहीं है, इसका मतलब दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक तो ये इंटरसेक्ट करती है और दूसरा कोलिनियर है या कोइंसिडेंट लाइन है, दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप एक चीज देखना यहाँ पे कि x1 नहीं a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कब? जब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके लिए कंडीशन है, आपको पता है a1 क्या होगा 3 और a2 2 इज नॉट इक्वल टू b1, b1 यहाँ पे 2k और b2 5, तो 5 3 जा 15, k इज नॉट इक्वल टू 15 बाई 4, k इज नॉट इक्वल टू 15 बाई 4। तो इसके अकॉर्डिंग अभी तो आपने जो देखा उसके अकॉर्डिंग 15 बाई 4 इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। 15 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू k, k के इक्वल नहीं है 15 बाई 4, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि अगर मतलब पैरेलल नहीं है तो ये कोलिनियर भी हो सकता है। कोलिनियर के लिए क्या होता है? a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये इक्वल है सब। तो 3 बाई 2, 2k बाई 5 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देखो c1 की वैल्यू यहाँ पे -2 होगी क्योंकि ये इधर आएगा -2 बाई 1, ठीक है। -2 बाई 1 यहाँ पे इक्वल होगा 3 बाई 2 के। देखो यहाँ पे 3 बाई 2 और 2k बाई 5 ये भी इक्वल होगा किसके? -2 बाई 1 के। तो आप एक चीज देखना यहाँ पे कि 3 बाई 2 -2 बाई 1 के इक्वल तो नहीं है, 3 बाई 2 -2 बाई 1 के तो इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये तो कंडीशन बनी ही नहीं कि ये कोइंसिडेंट होगा। अगर कोइंसिडेंट होता तो कम से कम ये दोनों इक्वल होते ना। तो आप ये ख्याल तो निकाल दो कि कोइंसिडेंट होगा। क्यों कोइंसिडेंट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये और ये इक्वल है ही नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट है ही नहीं। और अगर कोइंसिडेंट नहीं है तो कौन सा लाइन हो सकता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। केवल एक ही तरीका है मतलब इसको जज करने का, ये थोड़ा एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि पैरेलल तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग हो सकता है और कोलिनियर हो सकता है, मतलब कोइंसिडेंट हो सकता है। इंटरसेक्टिंग अगर है तो इसका आंसर क्या होगा? ये 15 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू k। लेकिन अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये जो फॉर्मूला है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। a1 बाई a2 c1 बाई c2 के इक्वल ही नहीं है। यहाँ पे a1 बाई a2 c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, और अगर नहीं है तो कोइंसिडेंट है ही नहीं, और कोइंसिडेंट अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग जो लाइन है उसका कंडीशन यहाँ पे सही होने वाला है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको एनालिसिस करके आप सीख सकते हो, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD,
जो कि ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्किल। कोई एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है और इसको सर्कमस्क्राइब किया है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। कौन? एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट्स से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, और यहाँ पे BC की लेंथ गिवन है 7, CD की लेंथ गिवन है यहाँ पे 4, CD की लेंथ 4 है, AD की लेंथ है 3, AD की लेंथ 3 है। तो AB की लेंथ क्या होगी? यहाँ पे AB की लेंथ क्या होगी? देखो एक फॉर्मूला सीधा सीधा आप कह सकते हो कि जो AB और CD का सम होता है वो इक्वल होता है BC और AD के सम के। तो AB क्या है यहाँ पे? AB पता नहीं, CD पता है आपको 4, BC आपको पता है 7 और ये 3, तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो इससे आप कह सकते हो AB की वैल्यू 6 होगी। लेट्स से आपको फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, मतलब फार्मूला पता है तो ठीक है, फार्मूला आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अपोजिट साइड का सम जो है वो अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड और सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों का सम इक्वल होता है जब सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे इस लेंथ को हम मान लेते हैं x, तो ये भी लेंथ क्या होगा? x होगा। तो ये लेंथ कितना होगा? 4 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल 4 है तो 4 माइनस एक्स। और ये कितना होगा? 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स होगा, तो ये भी 3 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है आउटसाइड से कोई आउटसाइड पॉइंट है उस पर सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये 4 माइनस एक्स है, तो ये भी 4 माइनस एक्स होगा। तो ये टोटल 7 है, 7 माइनस 4 माइनस एक्स, तो ये 3 प्लस एक्स होगा। ये 3 प्लस एक्स, तो ये भी 3 प्लस एक्स, 3 3 6 एक्स एक्स कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 6 होगी। मतलब फॉर्मूला अगर इक्वल अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होगा, क्योंकि आपको बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्यों होते हैं इसको देख लो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटी, यहां से हम कह सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या थी? x थी, तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पे थीटा रखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, x इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे मैक्सिमम जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी, हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर होगी। तो एक्स स्क्वायर ये तो है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब कैसे कट जाएगा आप देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और 3x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें x इंटू एक्स स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक ही एक्स स्क्वायर होगा जो कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो यही आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपको पता है इसको, देखो एक सिंगल देखो इसमें गिवन क्या है कि इसमें जो रिंग है वो कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट अगर है तो रेडियस इक्वल है, सारे रिंग में रेडियस यहाँ पे इक्वल है, तो कांग्रुएंट अगर है तो ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये सोचना है कि जो यहाँ पे कार्ड लेंथ है, कार्ड लेंथ वो भी 1 है और रेडियस की वैल्यू भी 1 है। तो एक काम आप ये कर सकते हो, आपको पता है कि एक सर्कल अगर मान लो इसमें से एक निकाल लेते हैं और उसमें से आपको पता है कि एक सर्कल निकाल लिए और इसमें से एक हमने ऐसे बना दिया। आपको पता है इसमें से कार्ड एक ही होगा, ये हमने यहाँ पे कट किया है इसको, तो ये कार्ड होगा और इसी कार्ड के इक्वल ये भी होगा, सेम लेंथ, मतलब सेम एरिया है यहाँ पे। आपको पता है ऐसे ऐसे मतलब एक सर्किल में 2 एरियाज हो गए, ये 2 2 4 4 2 6 2 8, कुल मिला के 8 एरियाज हैं, मतलब 8 इक्वल एरियाज हैं यहाँ पे। तो 8 इक्वल एरियाज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आंसर कौन सा सही होगा इसमें ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है आंसर सही होने की, 8 इक्वल एरियाज हैं, तो कम से कम 8 से तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 8 से मल्टीप्लाई एक ही ऑप्शन में हुआ है, तो यही हमारा आंसर सही होना चाहिए। मतलब आपने बिना सॉल्व किए थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि यहाँ पे 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट है, आपको पता है ये सेगमेंट है। ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट है, 8 सेगमेंट हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बट इसका 2 टाइम्स है, हर सर्किल में इस सेगमेंट का 2 टाइम्स है, तो 8 सेगमेंट टोटल हो जाएंगे यहाँ पे। अगर टोटल 8 सेगमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 से तो मल्टीप्लाई होना चाहिए जो भी होगा सेगमेंट। तो एक काम करते हैं, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो लेट्स से ये सेगमेंट है, ये सेंटर है सर्किल का, रेडियस पता है आपको 1 है और कार्ड मतलब जो कार्ड लेंथ है ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा, पाई यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसको देख लो। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, यहाँ से 1 1 1 साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा। 60/360 6 होगा, आर की वैल्यू 1 है तो मतलब पाई/6 आ जाएगा, और यहाँ पे √3/4, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये होगा, और ये 8 टाइम होगा, कितनी टाइम, 8 टाइम। तो यहाँ पे एक ही आंसर है, 8 टाइम है ये, ठीक है, पाई/6 माइनस √3/4। तो ऐसे इजिली आप मतलब डरो मत, इतने सारे रिंग्स बने हैं यहाँ पे, मतलब रिंग आपको डरा रहे हैं, लेकिन रिंग से आप डरना नहीं है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट सॉल्व किए। आप सॉल्व भी नहीं करना है, आप देख रहे हो 8, बस आपको जज करना है, यहाँ पे 8 सेक्टर्स बनेंगे बस। अगर 8 सेक्टर बनेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, क्योंकि देखो सर्कल बना है तो हो सकता है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उनको इतना प्रॉपर्ली वो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए एक अदर क्वेश्चन दिया गया, इसमें देख लो क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक सर्कल है, इसका एरिया बताना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का साइड यहाँ पे गिवन है 6, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो ये 6 सेंटीमीटर लेट से साइड है, तो आपको पता है ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा। अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
पाई इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 पाई, तो इसका आंसर क्या होगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्वेश्चन है। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8। ओके, जब पेयर ऑफ डाइस टॉस किया जाता है तो होता क्या है, आपको बताया कि यहाँ पे 36 कंडीशन बनते हैं। कैसे, आपको बताया कि या तो 1-1 आ सकता है, या 1-2, या 1-3, या 1-4, या 1-5, 1-6, ये कुछ आ सकता है। ऐसे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ऐसे आएगा। ऐसे 36 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको यहाँ पे देखना है कि गेटिंग सम मतलब नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8। तो नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8 अगर फाइंड आउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा पहले सम एज ए सम 8 कितना होता है यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे 7 मैक्सिमम हो रहा है। सेकंड केस में लास्ट में 2-6 आएगा, 2-6 से 8 बन रहा है, इसका सम 2-6, 2 + 6 8 होता है। यहाँ पे देखोगे तो 3-5 का एक टर्म आएगा, 3-5, इससे भी 8 बन जाएगा। यहाँ पे 4-4 का टर्म आएगा, इससे भी 8 बन सकता है। यहाँ पे 5 और 3 का टर्म आएगा। आप पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा लिख के फालतू टाइम बर्बाद करोगे, एमसीक्यू है तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करना, आप बस गेस करो यहाँ पे। और एक 6-2 का टर्म आएगा, उससे भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि 8 आ रहा है एज ए सम, और इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 जो फेवरेबल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 5 है, टोटल आउटकम 36 है, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सम एज ए 8 जो है वो सम जो है कितना है 5/36। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 एज ए सम ये क्या होगा, पी ई डैश आपको पता है ये 1 - पी ई होता है, तो 1 - 5/36 तो ये हो जाएगा 31/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 31/36। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बहुत आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए इसको हम रेड से करते हैं ना बहुत देर से, ब्लू। तो 2 sin πx 5x, 2 sin 5x = √3। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि 0 से 90 के बीच में होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन भी 0 से 90 के बीच में, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन भी 0 से 90 के बीच में है। जितने भी ऑप्शन है वो 0 से 90 के बीच में ही है, तो क्या इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, 0। ठीक, तो आप देखिए sin 5x की वैल्यू √3/2 है। अब √3/2 क्या होता है, sin 60 होता है, sin 60। तो अब कंपेयर करोगे तो 5x = 60, x की वैल्यू कितनी 60/5, 12 डिग्री डायरेक्ट ही आप कह सकते हो। आप वैसे भी कह सकते हो 5x = √3/2, मतलब √3/2, 5x = 60, x = 12। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। देखो 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में, मतलब सैंपल पेपर में शायद। 10th क्वेश्चन देखते हैं इसको। देखिए 10th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215। लेट्स से 2 नंबर है ए और बी, इनका सम है 1215। इनका एचसीएफ है 81, मतलब एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 81। देखो पहले भी मैं बताया हूं कि एचसीएफ अगर कोई भी नंबर से उसका एचसीएफ गिवन है तो एचसीएफ उसमें एज ए कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, मतलब दोनों नंबर में एज ए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है किसी भी दो नंबर्स में। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो उसकी वैल्यू क्या होगी 81x के बराबर होगी, मतलब 81 तो रहेगा ही, साथ साथ कुछ भी और भी हो सकता है। बी की वैल्यू 81
y के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि a की जगह पे 81x, b की जगह पे 81y इक्वल टू 1215। यहाँ से 81 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 1215। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 15। आप डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 हो जाएगी। यहाँ से एक चीज मिला क्या, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है। तो एक काम करो, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है तो कितने पेयर्स बनेंगे, कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है x और y का। देखो x और y का कॉम्बिनेशन है तो a और b का भी मिल जाएगा, क्योंकि x y a और b में x y भी है, 81 से मल्टीप्लाई भी है, साथ साथ एक्स वाई भी है। x की वैल्यू यहाँ पे 1, y की वैल्यू 14 ले सकते हैं। 2 की वैल्यू अगर 2 मतलब x की वैल्यू 2 लेंगे तो 13, 3 तो 10, 3 तो 12, 4 11, 5 10, 6 9 7 8, फिर 8 लेंगे फिर से 7 आ जाएगा, तो इतना ही पॉसिबल होगा। तो आप कहोगे इसका आंसर 7 होगा, यहाँ तो 7 ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर 7 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे पेयर्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप कहोगे इसका आंसर 7 है, बट 7 तो ऑप्शन में नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब 7 ऑप्शन में ही नहीं है, आपने आंसर निकाला तो क्या करें। देखिए यार, आप ये बताओ, जब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अगर आप 1 और 14 लेते हो तो 81 इंटू 1 81 इंटू 14 होगा। लेकिन जब आप 3 और 12 को देख रहे हो, 3 और 12 में 3 एक कॉमन फैक्टर है। 3 और 12 में 3 क्या होता है, 3 1 जा 3, 12 में 3 4 जा 12, तो दोनों में 3 एज ए कॉमन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये तो HCF 81 तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि 81 अगर नंबर में HCF है तो हम कह सकते हैं 81 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पे 3 अदर एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो 81 इंटू 3 HCF हो जाएगा ना। 81 इंटू 3 क्या होता है, 243। तो इसका तो HCF 81 रहेगा ही नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 81 HCF होना चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा, मतलब पेयर्स में ये नहीं होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा पेयर होगा वहां पे जो को प्राइम हो, तभी तो 81 क्या होगा, HCF रहेगा, क्योंकि को प्राइम जो नंबर होता है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो ये तो को प्राइम नंबर है, नहीं है ये को प्राइम नंबर। ये तो को प्राइम नंबर यहाँ पे ये है, ये है, ये भी को प्राइम है, ये नहीं है को प्राइम, ये नहीं है को प्राइम, और ये भी को प्राइम है। तो 4 ऐसे पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं जो कि को प्राइम है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर सच नंबर का कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये था। अभी आपने 10 क्वेश्चन किया, ठीक है, और भी करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम तो काफी हो गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो क्या है। 11th क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 एंड वॉल्यूम 85 है, देन द हाइट ऑफ द कोन कितना होगा। कितना आसान है यार ये, इसमें क्या, देखो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, आपको ये चीज पता होना चाहिए, कोन एक तरह का पिरामिड है। कोन क्या है, एक तरह का पिरामिड, और पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यही होता है। तो कोन भी एक तरह का पिरामिड है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब जो सर्कुलर कोन है तो सर्कल का एरिया, लेट्स से बेस एरिया इंटू हाइट, ये है। और ये किसके बराबर है, 85 के बराबर है, मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है 85। यहाँ पे बेस एरिया ऑफ द बेस भी गिवन है, क्या 1/3 एरिया ऑफ बेस गिवन है 51, और हाइट आपको फाइंड आउट करना है 85। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 17, 85/17,
5, तो इसकी जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप फार्मूला मत लगाओ, आप डायरेक्टली जो फार्मूला पढ़ते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या निकालोगे, आप कहोगे 85 है। यहाँ से आप मतलब यहाँ से आप बहुत भटक सकते हो। एक्चुअली क्या करोगे, आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकालोगे, पाई की, मतलब यहाँ पे सारी चीज पुट करोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। आप डायरेक्टली कहोगे बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। जो प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इससे। तो आज के लिए हम इतना ही करें। 10th क्वेश्चन आपने कर लिया, और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये सेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना घर पे जाके, वो करना।